आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है सेकंड, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता के अंत में इस वाले चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पिछले साल के सिलेबस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आप कई सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ पे वो सभी नहीं दी हुई है। मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। आपको ध्यान से पहले सिलेबस को समझ लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टिंग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि इसका मतलब हिंदी में अगर हम करें तो जो सोवियत यूनियन था या सोवियत संघ था उसका विघटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ के टूटने के बारे में। दूसरा है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व। जब यूएसएसआर खत्म हो गया था तो केवल अमेरिका बचा था और विश्व जो था एक ध्रुवीय हो गया था। तो ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में करेंगे। और मिडल ईस्ट क्राइसिस और ये जो अफगानिस्तान और गल्फ वॉर है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में। तो इसे ध्यान से देखिए वीडियो को और अच्छे से समझिए। ये आपका जो पहले होता था टॉपिक ये है, लेकिन अब हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यू हमारा है सिलेबस इसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में। आपको सोवियत संघ का विघटन बताएंगे, पर यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है सिलेबस को देखते हुए कि यहाँ पे सीधा सटीक टॉपिक दिए हुए हैं। अगर मैं आपको सोवियत का विघटन बता दूं डायरेक्ट और आपको ये ना बताऊं कि सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ कब बना, सोवियत संघ क्यों बना, सोवियत संघ में यूएसएसआर जो था इसमें कितने देश थे, तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं अधूरा सा रह जाएगा। पर मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा ही बताऊं, पर मैं आपको जरूर बताऊं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कनेक्शन बिठा के चलेंगे, वरना अगर हम डायरेक्ट टॉपिक करेंगे तो हम बिल्कुल गलत कर देंगे और दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। जैसे मान लो आप ये एक सीढ़ी है आपके सामने, अगर आपको ऊपर जाना है चढ़ के तो आपको पहले इस स्टेप पे चढ़ना होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसी तरीके से आपका सिलेबस है। अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए, और टॉपिक कुछ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके दो स्टेप को हटा दूं और आपसे बोलूं कि भाई यहाँ से आपको सीधा यहाँ जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सेम ऐसा ही सीबीएसई ने आपके सिलेबस में किया है। या तो पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल खत्म करना था, या फिर उसमें नए टॉपिक ऐड नहीं करने थे, क्योंकि बहुत इसमें कंफ्यूजन हो गई है कि सोवियत संघ का विघटन ही सीधा पढ़ा दें या और भी उससे रिलेटेड बताएं, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम इन सब चीज़ों को भूलते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल सीरियस होकर आपको वीडियो को देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि चेंज हो गया है बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन की। आपका टॉपिक था सोवियत संघ का विघटन, तो चलिए विघटन की ही बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो महाशक्तियां थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ठीक है, यानी यहाँ पे सोवियत संघ विघटन हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो सन 1991 में दिसंबर महीने में बोरिस येल्त्सिन जो नेता थे, इनके नेतृत्व में सोवियत संघ के जो तीन बड़े गणराज्य थे, जिसको हम रूस कहेंगे, यूक्रेन कहेंगे, बेलारूस कहेंगे, ये जो तीन बड़े गणराज्य थे, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि सोवियत संघ जो है खत्म हो चुका है, सोवियत संघ जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया। अब यहां पे आपको याद क्या रखना है और याद क्या नहीं रखना है, इसे समझिए ध्यान से। इस लाइन को दोबारा से देखो। आपको केवल इतना याद रखना है कि सन 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, बस इतना याद रखना है और ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हो बस। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा टॉपिक पे कि आखिर सोवियत संघ क्या है और इसका विघटन क्यों हो गया। मतलब जब ये इतनी बड़ी महाशक्ति थी जो हमेशा से अमेरिका को टक्कर देती आ रही थी 1945 के बाद से, आखिर ऐसा क्या हो गया जो 1991 में ये टूट गया। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चलेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो देखिए सोवियत संघ जो है ये कब अस्तित्व में आया था, ये आया था जो रूस में एक क्रांति हुई थी। रूस में सन 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसको रूसी क्रांति के नाम से, और इसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद जाके यूएसएसआर जो था वो सामने आया या फिर बना। तो देखिए रूस में ये क्रांति क्यों हुई, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो थी उसके खिलाफ हुई। क्या हुआ कि इस क्रांति के पीछे कई सारे कारण थे। जो
कारखानों वाला सिस्टम था, वहाँ पे क्या होता था, मजदूर लोग जो होते थे उनसे 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता था। उनको कोई बेसिक सुविधाएं जो होती थी वो नहीं दी जाती थी, उनको छुट्टियां वगैरह उतनी नहीं मिलती थी, और वो बहुत बुरी हालत में काम करते थे, बहुत ही बेकार परिस्थितियों में काम करते थे, और वहाँ पे सुविधाएं तो नाम मात्र की भी नहीं थी वहाँ पे। और ये लगा लो कि उनका पूरी तरीके से शोषण होता था, यानी कि मजदूर जो थे सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, उनको पैसा जो था बहुत कम मिलता था, और सारा जो प्रॉफिट होता था, फायदा होता था, वो कुलीन वर्ग के पास चला जाता था, यानी जो पूंजीपति वर्ग होता था, जो अमीर वर्ग होता था, उसके पास सारा पैसा चला जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी होती थी, मजदूर की होती थी। तो ये मजदूर लोग जो थे, ये मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने विरोध कर दिया इस व्यवस्था का, और सारे मजदूर, और केवल मजदूर ही नहीं बल्कि इनके साथ जो कृषक थे, किसान थे, मजदूर, किसान और निम्न वर्ग, ये सारे एक साथ आ गए, और एक महान क्रांति हुई जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। और सोवियत यूनियन जो थी इसके बाद आई है, इस चीज को याद रखना, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था को इन्होंने बेहतर माना और पूंजीवादी का विरोध करा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे फिर ये आप देखोगे कि ये क्रांति हो गई, और यहाँ पे जो शासक थे वो हटे, और फिर यहाँ पे व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल बदल गई। और इसके बाद अस्तित्व में आया सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ आप ये ना सोचना कि 1917 के तुरंत बाद आया था। अगर आप गूगल पे या फिर इसकी विकिपीडिया के बारे में आप विकिपीडिया में जाते हो और आप यूएसएसआर पढ़ते हो, तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 1922 से सोवियत संघ जो बना था, ठीक है, और 1991 तक रहा। तो ये जो हम पढ़ते हैं, यानी कि रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इस क्रांति के बाद सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था, इसमें केवल एक देश नहीं बल्कि 15 देश थे, यानी 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना हुआ था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें एक देश तो था जिसका नाम था रूस, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसके अलावा 14 देश और थे, और सबको मिलाकर कहा जाता था यूएसएसआर। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ स्लाइड में, आप यहाँ समझिए। आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ देश रखे हैं, आप नाम देख लीजिए एक बार इसका। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 15 नाम आपके सामने हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल एक को हाईलाइट किया है, बाकी मैंने किसी को हाईलाइट नहीं किया। ऐसा क्यों? तो ये समझिए टोटल ये 15 जो मिलकर क्या कहलाते थे, ये यूएसएसआर कहलाते थे, या फिर हम इसको सोवियत संघ के रूप में देखते हैं। लेकिन जो रूस था उसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था इनमें सोवियत संघ में, वो रूस का था, यानी रूस सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा समृद्ध भी रूस ही था, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी अगर हम बात करें तो रूस ही था। और रूस जो था, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल, अगर आप मैप में क्षेत्रफल देखोगे तो रूस सबसे बड़ा आपको दिखेगा इन देशों में। तो रूस एरिया में भी सबसे बड़ा था, यानी रूस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बाकी जो थे ये भी थे इसी में शामिल, लेकिन इनको इतना महत्व नहीं मिलता था जितना रूस को मिलता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जब इन सबको मिलाकर हम पढ़ते हैं तो ये यूएसएसआर कहलाते हैं। लेकिन जब सन 1991 में 1991 में जब 1991 में यूएसएसआर, ये सब मिला के क्या कहलाते थे, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जब ये खत्म हो गया, विघटन हो गया, तो ये सारे क्या बन गए, अलग अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में बन गए। बाद में ये क्या कहलाए, ये अलग अलग देश कहलाए, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन 1991 से पहले ये सब किस में शामिल थे, ये यूएसएसआर में शामिल हुआ करते थे। तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई। ये चीज आपको याद रखना है कि सोवियत संघ में रूस में 1917 में क्रांति हुई, ठीक है, जिसमें पूंजीवाद का विरोध हुआ और समाजवाद को अपनाने की बात हुई, और यहीं से बाद में अस्तित्व में आ गया यूएसएसआर। यूएसएसआर में केवल कोई एक देश ना मानते हुए हमको क्या देखना है, 15 गणराज्य को मिलाकर बना हुआ इसको मानेंगे हम। और ये 15 कौन कौन से हैं ये आपके सामने, आपको नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना, केवल इसमें यह याद रखना है कि रूस का महत्व सबसे ज्यादा था। आपको केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सोवियत संघ है, अब हमने पढ़ लिया सोवियत संघ, अब सीधा विघटन पे ना जाते हुए थोड़ा सा हम सोवियत संघ की विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, सोवियत संघ की क्या विशेषता थी, तो देखिए हमेशा से आपको याद होगा कि जो यूएसए था यानी अमेरिका था, अमेरिका वाला जो समूह था, या फिर अमेरिका एक ताकतवर आप महाशक्ति देख लो, तो अमेरिका को हमेशा टक्कर किसने दी, यूएसएसआर ने दी, क्योंकि यूएसएसआर जो था ये भी बहुत ताकतवर था अमेरिका जैसा। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या था, मतलब तनाव वाली स्थिति रहती थी, संघर्ष रहता था, और
कंपटीशन रहता था, प्रतिस्पर्धा थी, हथियारों की होड़ थी, ये हम पहले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यूएसएसआर की विशेषता देख लो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूएसएसआर। अगर सबसे अच्छी उन्नत संचार प्रणाली की बात करें तो इसमें भी यूएसएसआर आता है। इसके पास बहुत सारे ऊर्जा संसाधन थे, ठीक है। इसकी जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे बहुत उन्नत थे, यानी कि ये लगा लो यहाँ पे पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था। पिन से लेकर कार तक का मतलब है छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण यहाँ पे घरेलू स्तर पे ये करते थे, ठीक है। आवागमन की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। कोई देश कितना डेवलप है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे सड़कें कैसी हैं, वहां पे आवागमन के साधन कैसे हैं, वहां पे सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर में ये सब कुछ बहुत बेहतर था। राज्य का स्वामित्व होता था, यानी राज्य मतलब जो सरकार है उसी का सब कुछ था, उसी का स्वामित्व था एक तरह से। और यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है कि यहाँ पे सरकार जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी, यानी यहाँ पे हमारे जैसा लोकतंत्र नहीं था कि बहुत सारी पार्टियों वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था पर कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें, एक ही पार्टी थी, ठीक है। रोजगार लोगों को यहाँ पे मिला हुआ था, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हुई थी, यानी सब कुछ आप देख रहे हो बेहतर था। तो जब सब कुछ इतना बेहतर था तो फिर सोवियत संघ टूट क्यों गया, मतलब खत्म क्यों हो गया जब सब कुछ इतना अच्छा था। तो सब कुछ इतना अच्छा हमेशा नहीं रहा, स्टार्टिंग में बहुत ठीक था लेकिन धीरे 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 इसमें कमियां आने लगी। तो अगला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि सोवियत संघ की कमियां बताओ। अब यहां पे देखो, सोवियत संघ की कमियां और सोवियत संघ के विघटन के कारण दोनों में एक जैसे पॉइंट बिल्कुल लिख दोगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। बस किस तरीके से लिखना है आपको ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सोवियत संघ की कमियां और सोवियत संघ के विघटन के कारण कैसे आप उसमें एक जैसे पॉइंट बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, अभी हमने पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कमियां आने लगी, यानी जो राजनीतिक आर्थिक संस्था जो थी वो कमजोर होने लगी। संसाधन तो इनके पास बहुत सारे थे पर संसाधनों का इन्होंने क्या करा, सही इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि हम ये कह देंगे कि संसाधनों का इन्होंने क्या किया, संसाधनों का दुरुपयोग किया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी का शासन था, आपने देखा एक ही पार्टी का शासन था, लेकिन शासन बहुत बुरा था, यानी कि ये केवल तानाशाही चलाते थे, यानी तानाशाही शासन आप कह सकते हो कि जैसा मन करे वैसा शासन चलाते थे। जनता की कोई इनको परवाह ही नहीं थी। जनता की इच्छा को पूरा करने की में सरकार जो थी वो पूरी तरीके से असमर्थ थी, ठीक है। जनता को गलत जानकारी दी गई कि यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे आप इसको सोवियत कर लेना। जनता को गलत जानकारी दी गई कि जो सोवियत संघ है वो विकास कर रहा है, जबकि क्या हुआ, धीरे 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 सोवियत संघ का विकास जो था वो नीचे आता गया, यानी कि इनका जो मतलब विकास का स्तर है वो गिरने लगा, यहां तक कि बहुत सारी समस्या आने लगी। लेकिन इन्होंने जनता को बताया ही नहीं। जनता को ये बता रहे थे सोवियत संघ विकास कर रहा है, सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर दे रहा है, सोवियत संघ ये महाशक्ति बन रहा है, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने अपनी जनता को बताए रखी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे इनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, ये भी एक गलत बात थी कि पार्टी के लोगों को जब विशेष अधिकार मिले हुए थे तो जनता का एक तरह से दमन हो ही रहा था, शोषण हो ही रहा था, ठीक है। गोरबाचेव जो थे वो सुधार करने के लिए आए थे पर उनकी सुधार की नीति बिल्कुल फेल हो गई, यानी कि सब कुछ खराब हुआ। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोवियत संघ में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा नहीं रहा। शुरू में सब कुछ अच्छा था पर बाद में धीरे 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 इसमें क्या होने लगी, कमियां होने लगी, और यही कमियां जो थी ये कारण बन गई सोवियत संघ के विघटन का। तो अभी आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है नए सिलेबस में वो सीधा यही है कि सोवियत संघ का विघटन। अगर मैंने आपको ये जो टॉपिक बताया अगर आप इसी क्रम में पढ़ते हैं तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें आप करने के योग्य हो जाओगे। आपसे ये पूछेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, आप ऐसे ही पॉइंट वहां पे लिख देना, सारे पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये तो एक टॉपिक हमारा हो गया, लेकिन यहीं पे दूसरा टॉपिक जो है वो है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व। अब एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, अब आप यहां पे समझिए कि देखो दो महाशक्ति थी यूएसए और दूसरी तरफ महाशक्ति थी यूएसएसआर। इनके बीच में क्या माहौल था ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि सोवियत संघ जो है 1991 में खत्म हो गया। जब सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया तो कौन बचा, यूएसए बचा। अब यूएसए पहले के मुकाबले और ताकतवर है, समझो क्यों, क्योंकि पहले यूएसए को टक्कर देने के लिए यूएसएसआर था यानी सोवियत संघ था। लेकिन अब जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो ऐसे में जो अमेरिका है वो क्या है, वो सबसे मतलब शक्तिशाली है और इसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा बचा ही नहीं, क्योंकि जो टक्कर देने वाला था वो तो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में दुनिया जो थी वो एक ध्रुवीय हो गई, यानी दुनिया में केवल एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड, या फिर हिंदी में हम कहें एक ध्रुवीय विश्व।
ठीक है, यानी कि विश्व में एक ध्रुव। पहले क्या होते थे, विश्व में दो ध्रुव होते थे, यानी मतलब दो महाशक्तियां होती थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ खत्म तो अब बचा एक महाशक्ति। ठीक है, तो यही आपका यूनिपोलर वर्ल्ड है। तो यहाँ पे ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे समझिए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब अमेरिका जो था एकमात्र महाशक्ति बचा। तो यहां से एक पॉइंट आपको और समझते हुए चलना है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए, यानी 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए। तो देखिए, शीत युद्ध खत्म हो गया। जैसे ही दो महाशक्तियों के बीच में स्थिति थी ये शीत युद्ध वाली, जब एक महाशक्ति बची नहीं तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत आसान पॉइंट है। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया, हम यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहते थे, ये खत्म हो गई। हथियारों की होड़ खत्म हो गई, क्योंकि हथियारों की होड़ दो जनों के बीच में थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। अब सोवियत संघ रहा नहीं तो हथियारों की होड़ की कोई जरूरत ही नहीं बची। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, इसीलिए कहा जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ध्रुवीय विश्व। नए देशों का उदय हुआ। ये नए देश कहां से आ गए भाई, तो ये नए देश आपको मैंने बताया था, यहां देखिए आप, ये देखो, ये जो 15 देश कभी यूएसएसआर में होते थे, जब यूएसएसआर खत्म हो गया यानी सोवियत संघ खत्म हो गया, तो अब ये सारे के सारे एक तरह से उससे अलग होकर स्वतंत्र हैं बिल्कुल, और ये नए देश के रूप में सामने आए। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि नए देश का उदय हुआ। तो आपको समझ में आ गया नए देश कौन से। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। पहले विचारधाराओं की लड़ाई थी, अमेरिका कहता था पूंजीवाद बेहतर है, सोवियत संघ कहता था समाजवाद बेहतर है, और ये विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, अब जब समाजवाद और ये सोवियत संघ बचा ही नहीं, मतलब ये समाजवाद तो बचा कई देशों में, पर सोवियत संघ जब बचा ही नहीं, तो ये विचारधारा की लड़ाई तो यहाँ पे पूरी खत्म हो गई। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब शॉक थेरेपी अपने आप में एक टॉपिक है, पर आपके नए सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में महत्व बढ़ा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना था, आपको कुछ भी नहीं समझना था, बस दिमाग में एक चीज बिठा के रखनी थी कि जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो दुनिया में क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, क्या परिणाम हुए। तो आप कहोगे शीत युद्ध खत्म, दूसरी दुनिया खत्म, हथियारों की होड़ खत्म, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, नए देशों का उदय हुआ, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद नहीं रखने, केवल ये 6 पॉइंट आपको याद करते हुए चलने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे टिक करके बताए। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व में। एक ध्रुवीय विश्व जो था, ये देखो पूरी स्टोरी की तरह समझना, सिलेबस में कम हुआ है इसीलिए मैं आपको टॉपिक को थोड़ा कम करके बता रहा हूँ। बाकी आप विस्तार से जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख सकते हो, वहां पे थोड़ा विस्तार से बताया है, पर आपको ज्यादा काम नहीं आएगी क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है। तो देखिए, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ जो था उसका विघटन हो गया, तो ऐसे में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, इसी को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। अब विश्व में कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने या उसको कंपटीशन करने के लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक महाशक्ति है, और बाकी जो देश हैं, चाहे कोई भी देश हो, वो अमेरिका के मुकाबले तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अमेरिका बहुत मामलों में आ गया है। तो देखते हैं कैसे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ। पूरी तरीके से अमेरिका का वर्चस्व हुआ। अमेरिका का वर्चस्व जो है हमें केवल एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि हमें कई क्षेत्रों में, या फिर हम कहें सभी क्षेत्रों में हमें अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। अब ये सभी क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक ले रखे हैं, आपको यही समझना है। सबसे पहले देखिए आर्थिक, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका। दुनिया में सबसे अधिक, मतलब अगर आप देखोगे सबसे अधिक व्यापार वगैरह में देखोगे तो व्यापार में भी कौन आपको मिलेगा, अमेरिका। यानी कि आप देखोगे हर चौथी कंपनी में से एक कंपनी अमेरिका की ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब व्यापार इसका तगड़ा है और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिका बहुत आगे, यानी अमेरिका की संस्कृति जो है बहुत ही लुभावनी है, और लोग जो है अमेरिका की संस्कृति को अपना रहे हैं और अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। यानी वो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, और लोग भी उनको देख देख कर मॉडर्न बनना चाह रहे हैं, आधुनिक बनना चाह रहे हैं। तो आप कहोगे कि आर्थिक रूप से तो वर्चस्व है ही, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। अब सैन्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे अधिक खर्चा जो किया जाता है सेना पे, वो अमेरिका द्वारा किया जाता है। यानी अमेरिका की जो सेना है सबसे अधिक ताकतवर है, आप ये याद रखेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो रक्षा बजट है, यानी जो सेना पे पैसा खर्च किया जाता है, वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनके पास जो हथियार होते हैं, जो लेटेस्ट हथियार, या फिर हम जिसको बेहतरीन टेक्नोलॉजी बोलें, लेटेस्ट हथियार कह लो, या फिर हथियारों की सबसे बेहतर हथियार, वो किसके पास है, वो अमेरिका के पास है। तो सैन्य रूप से अगर हम देखें तो
हम कह देंगे भाई बिल्कुल ही मतलब मजबूत है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे भी अमेरिका नजर आएगा आपको, क्योंकि जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के आपको दिखेंगे। इंटरनेट वगैरह जो है अमेरिका की ही देन है, ठीक है। तो इस तरीके से इन मामलों में भी अमेरिका आगे है। टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें अमेरिका का नाम आता है, ठीक है। इसकी जो प्रौद्योगिकी है बेहतरीन मानी जाती है, और मतलब इस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे मिलता है, ठीक है। तो ये आप कहोगे। व्यापार के क्षेत्र में तो आप जानते ही कितना बड़ा व्यापार क्षेत्र है इसका। तो इस तरीके से देखें तो दुनिया जो है एक ध्रुवीय विश्व हो गया, और सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है वो अमेरिका का हो गया, और इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका का वर्चस्व हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड और दूसरा जो हमारा था सोवियत संघ का विघटन, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व और सोवियत संघ का विघटन, दोनों टॉपिक हमने कर लिए। तो यहां से अब हमारा जो सिलेबस था ये हमने कर लिया है पहला टॉपिक। अब इसको हम कट कर देते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड जो है ये भी कर लिया, इसको भी हम कट कर देते हैं। अगला जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मिडल ईस्ट क्राइसिस और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगले पार्ट में ये पढ़ेंगे, और इस तरीके से अरब स्प्रिंग, हाँ अरब स्प्रिंग ऑलरेडी कराया हुआ है। मैं आपको बता दूं अगर किसी को ना पता हो तो अरब स्प्रिंग करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अरब स्प्रिंग की 2 वीडियो मैंने बनाई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेल वीडियो बनाई है, आपको वो दोनों लिंक दे दूंगा, अगर किसी को नहीं पता तो वो जरूर देख लें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट नहीं बना रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, तो आपको कहीं घूमने और कहीं ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें। ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। आज की डेट में 2367 स्टूडेंट जो है अपने ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।